संपूर्ण दुनिया में तेजी से चलने वाला एक व्यापार है और इस व्यापार के लिए कई इतिहास भी बने हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी मांग हर साल बढ़ती जा रही है और इसके साथ लगातार नया फैशन भी आता जा रहा है। आज के समय में आपने देखा होगा कि माँ बाप अपने बच्चों की सारी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा फैशनेबल कपड़े पहने और अगर आप कभी मार्केट बच्चों के लिए कपड़े खरीदने गए होंगे तो देखा होगा कि बड़ों की तुलना में बच्चों के कपड़े थोड़े कॉस्टली आते हैं। तो ये तो साफ है कि अगर आप किड्स वियर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस से काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए अच्छी कमाई के लिए किड्स वियर का बिजनेस काफी अच्छा है। लेकिन किड्स वियर बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होगा, इस बिजनेस को शुरू कैसे किया जाएगा, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी IID के इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री से। IID पहुंचा है बाबा सूट्स इंडस्ट्री में, जहां आपको इस बिजनेस से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इस समय मेरे साथ मौजूद है लेटेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन के मैनेजर मिस्टर नीरज सिंगला जी और हम इस समय मौजूद हैं कटिंग एरिया में। हम उनसे जानते हैं क्या रहता है प्रोसेस, आगे फर्दर का प्रोसेस क्या रहता है। हेलो सर। हेलो मैम। हाँ, आप मुझे प्लीज़ इसकी प्रोसेस के बारे में बताइए। आप इससे कट करते टाइम क्या क्या चीज़ें एकदम ध्यान में रखते हैं, ये भी हमें एक्सप्लेन करिए। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि वी आर मैन्युफैक्चरर, ठीक है, वी आर नॉट ए ट्रेडर। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को बनाने के लिए सबसे पहले हमें रॉ प्रोडक्ट चाहिए। रॉ प्रोडक्ट होता है हमारा फैब्रिक। हम फैब्रिक को परचेज करते हैं। फैब्रिक परचेज करने के बाद फैब्रिक यहाँ लेके आ जाता है। जैसे कटिंग टेबल्स पे यहाँ पे एक फैब्रिक लगा हुआ है डेनिम का, ये ना इसकी ना फैब्रिक की ऐसे लेयर्स लगाई जाती है। लेयर लगाने का पर्पज़ क्या होता है, लेयर्स लगाने के बाद फैब्रिक को कटिंग मशीन्स के द्वारा काटा जाता है ताकि सभी जो फैब्रिक जो सभी पीसीज की शेप एंड साइज बिल्कुल प्रॉपर आए। और आप अगर आप दिखाना चाहें तो ये देखिए हमारे ना स्टेंसिल्स लगे हुए हैं। इन स्टेंसिल्स के हिसाब से जो है सभी साइजेज हैं ये स्टेंसिल्स रख के और कटिंग मशीन से कट किया जाता है सो दैट प्रॉपर साइज प्रॉपर सब चीज़ें आती हैं। ठीक है जी। अनदर थिंग, ये फैब्रिक की वन टाइम में 76 लेयर्स लगाई जाती हैं और 1 लेयर्स के अंदर हमारे 1 डजन पीस मीन्स 12 पीसेज जो हैं जींस के हमारे कटिंग हो जाते हैं। आफ्टर कटिंग क्या है, इसे हम स्टिचिंग के लिए भेजते हैं। ठीक है जी। जब फैब्रिक स्टिच हो जाता है, स्टिच के बाद हमारा फैब्रिक जाता है वॉशिंग के लिए। और वॉशिंग जो है हमारा जो डेनिम वाला फैब्रिक होता है वही वॉशिंग के लिए जाता है। जो हमारा टेक्सटाइल फैब्रिक होता है उसकी हम वॉशिंग नहीं करवाते। ठीक है, तो हमें सर ने इस समय बता दिया कटिंग और कटिंग के बाद का क्या प्रोसेस होता है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे के प्रोसेस की तरफ। अब इस समय हम मौजूद हैं प्रेसिंग और फिनिशिंग एरिया में। हम सर से जानते हैं कितने यूनिट्स में यहाँ पे प्रेस किया जाता है या फिर कपड़ों को फिनिशिंग दी जाती है और इसके बारे में विस्तार इन्फॉर्मेशन। सर, अब आप मुझे बताइए कितने यूनिट्स में यहाँ पे कपड़े प्रेस किए जाते हैं, कैसे फिनिशिंग की जाती है एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द पीस। जब ये स्टिच हो गया आता है इसकी पीस की पोजीशन ये होती है। अब इसको क्या की प्रेसिंग की जाती है। प्रेसिंग करते हुए हमारे जो प्रेसमेंस हैं वो पीस में डिफेक्ट्स देख लेते हैं। अगर कहीं डिफेक्ट्स है तो हम इस पीस को अलग निकाल देते हैं। ठीक है जी। यहाँ प्रेसिंग करने के बाद इसकी थ्रेड कटिंग की जाती है। कहीं भी कोई थ्रेड्स रह गए हैं, एक्स्ट्रा थ्रेडिंग रह गई है टेलर के द्वारा, तो वो हम थ्रेड कर जाते हैं। एट ए टाइम में हमारे पास जो है 10 स्टीम प्रेस लगी हुई है। ठीक है जी। और प्रेसमेंट्स के द्वारा सारे पीस प्रेस किए जाते हैं। आफ्टर प्रेसिंग द प्रोसेस इज ऑफ द फिनिशिंग एंड पैकिंग। तो फिर जैसे सर ने बताया हमें कि यहाँ पे प्रेसिंग के बाद फिनिशिंग की जाती है। कोई भी अगर थ्रेड हो या कोई एक्स्ट्रा डिफेक्टिव भी मटेरियल हो तो उसे बाहर निकाल के रख दिया जाता है, जो आता है आपके फिनिशिंग के प्रोसेस में। उसके बाद जाता है ये सारा सामान पैकेजिंग की तरफ। अब हम जाते हैं, देखते हैं पैकेजिंग कैसे होती है, उसके बाद चलते हैं फर्दर प्रोसेस की तरफ। अब ये तो हमने जान लिया पूरा प्रोसेस किस तरह से क्लोथ का प्रोडक्शन होता है। अब हम जानते हैं सर से, अगर आपको भी ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरी रॉ मटेरियल, इन्वेस्टमेंट, बजट प्लान क्या रहने वाला है। सर, सबसे पहले आप मुझे क्लोथ प्रोडक्शन जो हमने देखा बच्चों का, इसके मार्केट के बारे में बताइए। कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है ये मार्केट और इस समय क्या स्टेटस है मार्केट का। देखिए, एक्चुअली क्या है, बच्चों की मार्केट जो है वेरी एक्सप्लोरिंग है। एक्सप्लोरिंग क्यों है, बच्चे का साइज़ हर साल चेंज हो जाना है। आज क्या है कि मैं एक ट्राउज़र खरीदता हूँ 36 साइज़ की, वो हो सकता है 10 साल के बाद भी 36 साइज़ ही रहे, मगर बच्चे के क्या है एवरी 6 मंथ जो है उनका साइज़ चेंज हो जाता है। इसलिए बच्चों की मार्केट बड़ी एक्सप्लोरिंग है। अनदर थिंग, न्यू कलर्स, न्यू डिज़ाइंस, न्यू वैरायटी बच्चों को डेली चाहिए।
ठीक है जी। इसलिए बच्चों की मार्केट की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग है, ठीक है जी। एक्सप्लोर करने वाला होना चाहिए, आपको नई नई डिजाइनिंग जो है आपके पास होनी चाहिए। जितनी नई डिजाइनिंग होगी उतना आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे। बिल्कुल, ये काफ़ी ज़रूरी पॉइंट था कि बच्चों के कपड़े जो है ना हर 6 महीने में बदलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनके साइजेस बदलते हैं। तो सर अगर किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उनको क्या रॉ मटेरियल कितनी ज़रूरत होती है? जैसे हमने पूरा अभी इंडस्ट्री टूर देखा, तो कितने रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, ये हमें बताइए। एक्चुअली क्या है, आप जब इनिशियल लेवल के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल लेवल के ऊपर आपको कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आप किसी भी जो फैब्रिकेटर के पास फैब्रिक वाले के पास जाएंगे, उनके पास थान मिलते हैं और आप 100 मीटर के थान से आप अपना एक डिज़ाइन बना के देख सकते हैं। उसका जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, आप प्रोडक्ट को परचेज़ करते रहेंगे और आप अपना मटेरियल बना सकते हैं। और अगर आप इनिशियली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम आपको 2 to 3 लाख में आप बिज़नेस एक बार आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बिजनेस जो होता है नेवर द एंड होता है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कितनी भी लगा सकते हैं। मोर इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट, दिस इज द लॉजिक ऑफ द मेन बिजनेस। फिर भी सर अगर एक लमसम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट बोली जाए, किसी को अगर स्टार्ट करनी है, ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो कितनी रहेगी वो? देखिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए तो देखिए सेटिंग कॉस्ट का कोई आइडिया नहीं होता। आप कितनी भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप इनिशियली लेवल बात करें 3 to 4 लाख अगर आपके पॉकेट में हैं तो आप एक बार में अपना डिज़ाइन जो है शुरू कर सकते हैं और मार्केट में आप उसको सेल कर सकते हैं। 3 to 4 लाख में की आप इन्वेस्टमेंट लगा के ये इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। सर एरिया कितना रिक्वायर्ड होता है इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए? एरिया की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं होती, बट अगर आपके पास मिनिमम 100 गज का एरिया है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। 100 गज मीन्स 900 स्क्वायर फीट का अगर आपके पास एरिया है तो यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। सर व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट एन मेजर इशू, बिकॉज हमारी प्रोडक्शन में कोई मेजर मशीनरीज नहीं होती। ओनली है एक यूनिट हमें स्टिचिंग मशीन्स के लिए चाहिए और कुछ हमें चाहिए प्रेसिंग टेबल्स के लिए। तो अगर आपके पास 5 kV से लेके 10 kV तक का लोड है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो इजीली आपको कनेक्शन मिल जाता है। सर मंथली कितनी खपत हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की? मंथली देखिए, अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 10 kVA की अगर मीटर की हम बात करते हैं तो 20 to 30,000 जो है अराउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। ठीक है सर। सर अब आप मुझे बताइए कि कितने मैन पावर की ज़रूरत होगी आपकी इनिशियल लेवल में? देखिए, अगर इनिशियल लेवल पे अगर आप मैन पावर की बात करें तो आप 8 to 10 पीपल्स में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सर अगर बात की जाए अब हमारे बजट की, तो आप कितना मिला के अगर पूरा इन्वेस्टमेंट हमें करनी हो तो कितना बजट लगेगा? देखिए, अगर आप रेंट पे शॉप लेते हैं, रेंट पे अगर आप कोई स्पेस लेते हैं तो आप 4 to 5 लाख में बड़े ही ईजिली बिजनेस जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं एट द इनिशियल लेवल। उसके बाद जैसे जैसे आपका पूंजी आती रहेगी आप उसको बढ़ाते रहिएगा। सर अब हम बात करेंगे लाइसेंसेस की। इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या क्या ज़रूरी लाइसेंसेस हैं जो आवश्यकता होगी? देखिए, एक तो आपको ना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए, वैसे तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिर भी फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट सेल करने के लिए ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है। मेनली ये 2 लाइसेंस कंपलसरी हैं। थर्ड लाइसेंस क्या होता है? लेबर लाइसेंस होता है, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट से बड़ी ही ईजिली मिल जाता है। तो मैक्सिमम ये 3 लाइसेंसेस चाहिए और किसी मतलब ज़्यादा बड़े लाइसेंस की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। अब सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं? कोई अगर नया एंटरप्रेन्योर ये बिज़नेस सेटअप करना चाहता है तो वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकता है इस बिज़नेस को सेटअप करते हुए, इस इंडस्ट्री को सेटअप करते हुए? एक्चुअली मेन चीज़ क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मेन चीज़ क्या है कि आप क्या डिज़ाइनिंग करते हैं। फर्स्ट थिंग तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे ये नया डिज़ाइन है, मुझे ये डिज़ाइनिंग करनी है। अनदर थिंग होती है फैब्रिक। वही डिज़ाइनिंग से ही कंसर्न होता है कि आपने डिज़ाइनिंग तो अच्छी की है, फैब्रिक अच्छा नहीं है, तो दैट इज़ वेस्ट। तो इसलिए आपको फैब्रिक और डिज़ाइनिंग, दीज आर द मेन 2 इश्यूज़। अगर आपका फैब्रिक और डिज़ाइन इशू है, फैब्रिक और डिज़ाइन ओके है, तो आप उसको मार्केट में कहीं भी सेल कर लेंगे। हाँ जी, दीज आर द मेन चैलेंजेस। और इस तरह से आप भी सेटअप कर सकते हैं अपना क्लॉथ प्रोडक्शन का या बच्चों का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं आराम से। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन सर। थैंक यू फॉर आशा करते हैं आपको IIT के माध्यम से LTP यानी लेटेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन के इस इंडस्ट्रियल टूर से बच्चों के क्लॉथ्स प्रोडक्शन के बारे में काफी कुछ पता चला होगा। आपको इस इंडस्ट्रियल टूर के मालूम से हमने बताया किस तरह से आप भी ऐसा ही बिजनेस सेटअप कर सकते हैं जो कि काफी इंसाइटफुल बिजनेस आइडिया है और काफी सस्टेनेबल भी है। अगर आप इसी तरह से बिजनेस आइडिया से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप आज के आज हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन you can also visit our website which is www.iit.org.in.